गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू दी अपक्रियो CSC अकेडमी। बेरोजगारी का पूरा चैप्टर मैंने आपको डिटेल से डिस्क्राइब किया है। उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं, बेरोजगारी क्या है, किस प्रकार से ये हमारे इकॉनमी को डिफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, ये सारी चीज़ें क्या हैं हमने एक एक करके अच्छे से समझा है। फुल लेंथ लेक्चर हमने डिस्कस किया है। अब इसके आगे PDF के फॉर्म में हम कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि कट टू वैसे ही बता देना इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे अगर आप देखें तो बेरोजगारी के आधार क्या क्या हो सकते हैं। बेरोजगारी के संबंध में एक ओकुन का नियम करके आता है, ओकुन्स लॉ। ये क्या है इसको हम जानेंगे। प्लस श्रम बल और श्रम आपूर्ति क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये जानेंगे। फिर हम जानेंगे रोजगार विहीन समृद्धि। ये जो सेक्शन है ये आपके मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जैसे मान लीजिए कि रोजगार विहीन समृद्धि का अर्थ ये होता है कि अर्थव्यवस्था तो ग्रो कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में उस जो वो देश है उसकी क्या अवस्था है, इन सभी को समझने के लिए हम इस टॉपिक को देखेंगे। फिर हम जानेंगे कि बेरोजगारी संबंधित कार्यक्रम क्या क्या हैं। काफ़ी सारे योजनाओं और कार्यक्रमों की चर्चा मैंने इसमें की हुई है, तो उन सभी के ऊपर मैं चर्चा करूंगी आपसे। फिर हम बेरोजगारी आउटलुक का एक रिपोर्ट है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको PDF के फॉर्म में बताना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ें नोट नहीं कराई जा सकती हैं बोर्ड पे। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए कराई जाती हैं ताकि आप इनको स्क्रीनशॉट ले करके रख लें अपने पास। ओके, तो बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे ओकुन का नियम, ओकुन्स लॉ क्या कहता है। ओकुन का जो लॉ है ये बेरोजगारी और GDP दोनों में क्या करता है, रिलेशन को बताता है। जैसे यहाँ पर है कि ओकुन का नियम किसी देश की विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच क्या बताता है, संबंध बताता है। इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। ये कहता है कि ये दोनों में क्या है, विपरीत संबंध है, यानी कि ये दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, GDP के। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, GDP के। कैसे, ये कहता है कि यदि किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में 3% की वृद्धि होती है तो उस देश की बेरोजगारी दर में 1% की कमी हो जाएगी। और यदि किसी देश में बेरोजगारी की दर में 1% की वृद्धि होती है तो उस देश के GDP में या सकल घरेलू उत्पाद में 3% की कमी हो जाएगी। यानी कि अगर बेरोजगारी कम होगी तो GDP बढ़ेगी, और अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो GDP क्या होगी, कम होगी। ये ऐसी बात करता है कौन, ओकुन का नियम। तो आप इसको इतना ध्यान रखिए ओकुन के नियम में कि ओकुन का नियम जो है वो देश की विकास दर यानी कि इकॉनमिक ग्रोथ और बेरोजगारी का जो रेट है उसके बीच के संबंध को बताता है। ठीक है, और ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत संबंध बताता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दो फैक्टर आप इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी इसमें और सारा समझने की चीज़ें नहीं है, बस ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं गरीबी सूचकांक या दुख सूचकांक, जो भी आप कहिए, ये माइजरी इंडेक्स। ये क्या कहता है कि इस सूचकांक का आविष्कार ऑर्थन ओकुन द्वारा किया गया था। ठीक है, गरीबी सूचकांक जो आता था वो इन्हीं के द्वारा आता था जिन्होंने इस लॉ को दिया था, ऑथर ओकुन। इस सूचकांक की मुख्य धारणा यह है कि बढ़ती बेरोजगारी दर और अपेक्षाकृत उच्च मुद्रास्फीति दर का आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह सूचकांक किसी निश्चित समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर का योग होता है। तो ये इनका इंडेक्स दिया है इन्होंने, ओकुन ने एक लॉ दिया था इकॉनमी में, और दूसरा इन्होंने ये इंडेक्स दिया था, कौन सा, माइजरी इंडेक्स। ठीक है, इसके बीच इन्होंने बताया है कि किसी भी देश की जो आर्थिक विकास है वो उस देश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन रेट के योग के अकॉर्डिंग इसको ये देखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा श्रम आपूर्ति और श्रम बल। अब हम देखते हैं कि दोनों क्या हैं और दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रम आपूर्ति की। तो श्रम आपूर्ति से अभिप्राय है विभिन्न मजदूरी दरों के अनुरूप श्रम की आपूर्ति से। ठीक है, श्रम आपूर्ति से अभिप्राय विभिन्न मजदूरी दरों के अनुरूप श्रम की आपूर्ति है। श्रम की आपूर्ति का माप मनुष्य दिनों के रूप में किया जाता है, यानी मैन डेज के रूप में किया जाता है, और इसका अध्ययन सदैव मजदूरी दर के संदर्भ में किया जाता है।
और अगर हम बात करें श्रम बल की, तो श्रम बल से अभिप्राय है वास्तव में काम कर रहे हैं या काम करने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, इसका संबंध मजदूरी दर से नहीं होता है। श्रम बल कहता है कि वास्तव में कितने लोग काम कर रहे हैं या फिर काम करने के लिए कितने लोग इच्छुक हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, श्रम बल। लेकिन यहाँ पर क्या बताई जा रही है, मजदूरी से। इसका संबंध मजदूरी से नहीं होता, इसका संबंध किससे होता है, मजदूरी से होता है। यानी कि जो कार्य दिवस होता है उसके बीच जो भी कार्य होते हैं तो उसकी क्या मजदूरी है, इसके संदर्भ में क्या है, ये श्रम आपूर्ति है। और श्रम बल है कि काम करने वालों लोगों की संख्या क्या है, इससे ये संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं, काम करने वाले लोगों की संख्या स्थिर रहते हुए भी श्रम की आपूर्ति कम या अधिक हो सकती है। ठीक है, क्योंकि श्रम की आपूर्ति को मनुष्य दिनों या व्यक्ति दिनों के रूप में मापा जाता है। उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति एक दिन से अभिप्राय 8 घंटे का काम है। जाहिर सी बात है 8 घंटे का काम पर डे एक व्यक्ति करता है। तो होता यह है कि कभी कभी मनुष्य तो पर्याप्त होते हैं लेकिन जो उनका मजदूरी है इसमें क्या हो जाता है, उतार चढ़ाव हो जाता है श्रम आपूर्ति के अंतर्गत। यहाँ कहता है कि श्रम बल में इसे व्यक्तियों की संख्या के रूप में मापा जाता है, ना कि व्यक्ति दिनों के रूप में। इसको कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग मापा जाता है, न कि कितने घंटे काम कर रहे हैं, यानी कि 8 घंटे काम कर रहे हैं कि 6 घंटे काम कर रहे हैं कि 8 घंटे या 7 घंटे काम कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग नहीं, इसको व्यक्तियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। इसलिए श्रम बल का आकार तब बढ़ता या घटता है जब वास्तव में काम करने वालों का या काम करने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या बढ़ती या घटती है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चूंकि ये व्यक्तियों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये तभी बढ़ेगा या घटेगा जब काम करने वालों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी। लेकिन यहाँ पर काम करने वालों की संख्या तो निश्चित रहती है, लेकिन मजदूरी की जो आपूर्ति होती है, श्रम की जो आपूर्ति होती है, उन्हें जो मजदूरी मिलती है वो घटता बढ़ता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम। क्या ये डिपेंड करता है वो कितने घंटे काम कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, श्रम आपूर्ति और श्रम बल में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम नौकरी रहित समृद्धि या नौकरी विहीन, रोजगार विहीन समृद्धि के ऊपर, जिसको हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। किसी भी इकॉनमी में अगर जॉबलेस ग्रोथ हो रही है तो वो उसके लिए क्या है, अच्छा नहीं माना जाता है। अब हम देखते हैं, इसको समझते हैं क्या कहता है ये। आर्थिक समृद्धि तब होती है जब देश में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि होती है, अर्थात उत्पादन के स्तर में वृद्धि होती है। ये कहता है कि किसी भी देश में इकॉनमिक ग्रोथ तब होती है जब उस देश का प्रोडक्शन बढ़ता है, और उत्पादन के स्तर पर वृद्धि को 2 प्रकार से देखी जाती है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। एक तो अधिक रोजगार द्वारा और दूसरा बेहतर प्रौद्योगिकी द्वारा। अब यहाँ पर कुछ इसका डिटेल दिया गया, इसको मैं देखती हूँ। तो आर्थिक समृद्धि तभी अर्थपूर्ण सिद्ध होती है जब रोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि हो, जिससे कि निर्धनता का सामना किया जा सके। ये कहता है कि किसी भी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ तभी अच्छी मानी जाएगी जब वहाँ पर रोजगार का भी सृजन हो। जैसे हम कहते हैं ना कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा। तो अगर रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो वो उस देश के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि निर्धनता जो कि तो बनी रहेगी, तो ऐसे ग्रोथ का मतलब क्या है। आगे कहता है कि इसकी बजाय यदि आर्थिक समृद्धि केवल बेहतर प्रौद्योगिकी द्वारा होती है तो यह अर्थव्यवस्था में सहभागिता की दर को सुधारने में अक्षम होती है। सिर्फ टेक्नोलॉजी को बढ़ाते जाइए, मनुष्यों को रोजगार न दे करके मशीनों को रोजगार देते जाइए, तो इससे आप बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर लेंगे, लेकिन जो इकोनॉमी में सहभागिता है, जन सहभागिता जो है, इसको आप एड्रेस नहीं कर पाएंगे। ऐसी ही समृद्धि को हम क्या कहते हैं, नौकरी रहित समृद्धि या रोजगार विहीन समृद्धि कहते हैं। आगे ये कहता है कि नौकरी रहित समृद्धि वह स्थिति होती है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर तो बढ़ता है किंतु रोजगार के अवसरों में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं होती है। यानी थोड़ी बहुत वृद्धि होती है, लेकिन जिस रेट से आपके इकॉनमी में प्रोडक्शन बढ़ रहा है उस रेट से आपका क्या नहीं बढ़ रहा है, रोजगार का सृजन नहीं बढ़ रहा है, उस अनुपात में वृद्धि नहीं होती। अतः होता क्या है कि बेरोजगारी ज्यों की त्यों बनी रहती है। यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में प्रत्यक्ष वृद्धि होती है, लेकिन यह वृद्धि प्रौद्योगिकी में सुधार द्वारा होती है। क्योंकि अगर आप बड़ी बड़ी मशीनों से काम करेंगे तो मनुष्यों को रोजगार मिलेगा नहीं, तो आपकी वृद्धि तो दर्ज होगी लेकिन आर्थिक विकास दर्ज नहीं होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से चल रहे योजनाबद्ध
विकास का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय उत्पाद और रोजगार में वृद्धि के माध्यम से अर्थव्यवस्था का विकास करना है। परंतु 1960 से 2019 की अवधि में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सकारात्मक वृद्धि हुई है और यह समृद्धि दर रोजगार वृद्धि दर से अधिक रही है। ये कहता है कि शुरुआत से ही जो लक्ष्य रहा है हमारे देश में, गवर्नमेंट का जो लक्ष्य रहा है, आप इसको यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये यही चीज़ कहता है कि वृद्धि तो हो रही है, वृद्धि तो हो रही है, लेकिन क्या हो रही है, रोजगार विहीन हो रही है। ठीक है, ये कहता है कि वृद्धि तो हो रही है लेकिन वो रोजगार विहीन है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कहता है कि 1960 से 2019 तक की अवधि में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सकारात्मक वृद्धि हुई है और यह समृद्धि दर रोजगार वृद्धि दर से अधिक रही है। ये कहता है कि समय के साथ साथ इकॉनमी में तो ग्रोथ हो रहा है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, एम्प्लॉयमेंट में कोई प्रकार की वृद्धि दर्ज नहीं की देखी जा रही है, या फिर है भी तो उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रोजगार विहीन समृद्धि। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, रोजगार विहीन समृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो इसको हमने देखा कि आर्थिक समृद्धि तब होती है जब देश में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि हो या प्रोडक्शन में वृद्धि हो। लेकिन जब सब चीज़ें हो, प्रोडक्शन हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, लेकिन रोजगार का सृजन उस अनुपात में न हो पाए, तो उसे हम कहते हैं रोजगार विहीन समृद्धि। तो हालांकि ये पॉइंट से आप समझ गए होंगे कि इस टर्म का मतलब क्या होता है। अब अगर आपको इसके ऊपर लिखना हो 150 शब्द तो आप आराम से लिख सकते हैं, आई होप। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं बेरोजगारी का आधार क्या है, बेसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बेसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के आधार क्या हो सकते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला यहाँ पर है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वर्ष में इष्टतम पूर्ण रोजगारी घंटे या दिन से कम काम करता है तो उसे हम समय आधार पर बेरोजगार कहेंगे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे पर डे काम का 8 घंटा मानक निर्धारित किया गया है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इससे कम काम करता है, मान लीजिए 6 घंटे या 5 घंटे काम करता है, या फिर एक सप्ताह में 6 दिन काम करने का होता है, 7वां दिन छुट्टी का होता है, लेकिन वो सप्ताह में 4 दिन या 5 दिन काम करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, समय आधार पर बेरोजगार। यानी वो व्यक्ति समय के आधार पर क्या है, बेरोजगार है, ऐसा हम उसको कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है दूसरा टाइप। दूसरे टाइप को अगर हम देखें तो यदि कोई वांछित न्यूनतम स्तर से कम आय अर्जित करता है तो उसे आय कसौटी पर बेरोजगार कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति कार्य तो कर रहा है लेकिन जितना उसे वेतन मिलना चाहिए उतना उसे नहीं मिल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आय कसौटी पर बेरोजगार। जैसे अगर एक तरीके से हम देख सकते हैं महिलाएं और पुरुषों में वेतन को लेकर के बहुत ही असमानता देखी जाती हैं, तो एक तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर तीसरे चीज़ को हम देखें कि कोई व्यक्ति वर्तमान में लगे हुए काम से अधिक कार्य करने के लिए इच्छुक है तो उसे इच्छुकता के आधार पर बेरोजगार कहेंगे। यानी कोई व्यक्ति सपोज काम कर रहा है लेकिन अब उसको लगता है कि मैं जितना कर रहा हूँ उससे ज़्यादा का मुझे करना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, इच्छुकता के आधार पर बेरोजगार, कि वो इच्छुक तो है लेकिन उसे मिल नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा आता है कि यदि किसी व्यक्ति के रोजगार से निकलने के बाद भी कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव न पड़े तो उसे निष्पादन आधार पर बेरोजगार कहेंगे। ठीक है, जैसे एक प्रच्छन्न बेरोजगारी आपने सुना होगा, जब मैंने आपको पढ़ाया था बेरोजगारी का सेक्शन तो बहुत अच्छे से बताया कि कृषि क्षेत्र में, फार्मिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर में प्रच्छन्न बेरोजगारी देखी जाती है कि जहाँ पर लोग दिखते तो हैं काम करते, लेकिन असल में उनका वहाँ पर होने न होने का कोई मतलब नहीं है। अगर उनको वहाँ से निकाल भी दिया जाए तो उसके उत्पादन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसे हम कहते हैं निष्पादन के आधार पर बेरोजगार है वो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने समझा। अब हम आते हैं किसके ऊपर, विश्व रोजगार सामाजिक दृष्टिकोण प्रवृत्ति 2021। ये आउटलुक, बेरोजगारी से संबंधित एक आउटलुक रिपोर्ट है, इसको हम देखते हैं क्या है ये, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2021, विश्व रोजगार सामाजिक दृष्टिकोण प्रवृत्ति 2021। ये क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट, ये किसकी रिपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। ठीक है, इसको अगर आप देखते हैं तो आप यहाँ पर ये कहता है कि ये वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक रिपोर्ट जो है ट्रेंड्स 2021, ये किसकी रिपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की।
ये क्या कहता है कि इसके अनुसार, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण प्रवृत्ति 2021 के अनुसार कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में 100 मिलियन से अधिक काम करने वाले श्रमिकों को गरीबी में धकेल दिया है। ऐसा इसका स्टेटमेंट है अपने रिपोर्ट में। फिर ये कहता है कि महामारी के कारण वर्ष 2021 में 75 मिलियन तथा वर्ष 2022 में 23 मिलियन रोजगारों की कमी होने का अनुमान यहाँ पर देखा जा रहा है। ये कहता है कि 2021 में 75 मिलियन और 2022 में 23 मिलियन तक का बेरोजगारी आएगा, यानी उतने लोगों की रोजगार की कमी होगी। फिर ये आगे कहता है कि इस महामारी की वजह से पिछले 5 वर्षों की प्रगति व्यर्थ हो गई है, यानी पिछले 5 वर्षों से जो इकोनॉमी में ग्रोथ थी वो क्या हो गई है, व्यर्थ हो गई है, क्योंकि गरीबी की जो दर है वो 2015 के स्तर पर पहुंच गई है। यानी जो 2015 में हमारे यहाँ पर पॉवर्टी की जो रेट थी वही अब कब हो गई है, इस वर्तमान समय में हो गई है। तो ये पिछले 5 वर्षों की जो ग्रोथ है उसको क्या कर दिया, इसने निरर्थक कर दिया है, व्यर्थ कर दिया है। आगे ये कहता है कि बेरोजगारी कार्य की निम्न स्तरीय गुणवत्ता और लैंगिक असमानता से संबंधित चुनौतियां सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी बाधाएं हैं। यानी बेरोजगारी की वजह से कार्य की जो निम्न स्तरीय गुणवत्ता है और लैंगिक असमानता जो समाज में है उससे संबंधित जो चुनौतियां हैं और सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में बहुत बड़ी बाधा आएंगी अगर बेरोजगारी का स्तर बना रहेगा। नेक्स्ट ये कहता है कि सतत विकास लक्ष्य 8, सतत विकास लक्ष्य नंबर 8 आप जानते हैं सतत विकास लक्ष्य कई प्रकार के लक्ष्य होते हैं, तो इसमें जो 8वां लक्ष्य है उसके बारे में कहा जा रहा है कि सतत विकास लक्ष्य 8 न केवल पूर्ण रूप से रोजगार बल्कि रोजगार की गुणवत्ता के बारे में भी है। यानी 8वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या कहता है कि पूर्ण रूप से रोजगार हो समाज में, और रोजगार कैसा हो, गुणवत्तापूर्ण हो। तो कहीं ना कहीं ये इसको भी डिफेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर भी प्रभाव डाल रहा है नकारात्मक रूप से, ये इसको भी अचीव नहीं कर पा रहा है। आगे हम देखें तो महिलाओं को उनके अवैतनिक कार्य के समय में वृद्धि के कारण नौकरी के नुकसान का सामना करना पड़ा है। क्योंकि जब बड़ी बड़ी कंपनियां बंद होने लगी, कोविड में जब क्राइसिस आने लगी तो सबसे पहले तो महिलाओं के ही नौकरियों पे बहुत ज़्यादा नुकसान उनको देखना पड़ा है। प्लस जो महिलाओं के ऊपर गहन चाइल्ड केयर और होम स्कूलिंग गतिविधियों का बोझ आसमान के रूप में पड़ा है। यानी कि अगर आप देखें तो जैसे ही कोविड आया, घर का जो काम काज, बच्चों का स्कूलिंग और चाइल्ड केयर, फैमिली केयर, ये सारी चीज़ें महिलाओं के ऊपर एकाएक पड़ी हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिसके कारण क्या हुआ है कि पुरुषों के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जहाँ पुरुष 3.9% की तुलना में बेरोजगार हैं या उनके रोजगार में गिरावट आई है, बेरोजगार नहीं है मतलब जितने भी रोजगार वाले पुरुष रहे हैं तो उनके पूरे रेट में 3.9% की गिरावट आई है, लेकिन महिलाओं में 5% की रेट से गिरावट आई है। चूँकि आप देखेंगे पुरुषों की महिलाओं की तुलना में पुरुष ज़्यादा हैं तो उनके लिए 3.9% तो उतना नहीं है, लेकिन महिलाएं चूँकि कम हैं जो कि कार्यक्षेत्र में संलग्न हैं तो फिर भी 5% यहाँ बहुत हो जाता है, जो कि महिलाओं के रोजगार में क्या आई है, गिरावट आई है। आगे देखें, हम नेक्स्ट देखते हैं बेरोजगारी से संबंधित सरकारी योजनाएं और कार्यक्रमों को कि क्या है योजनाएं, क्या है कार्यक्रम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के ऊपर। क्या कहता है ये योजना, इसको हम देखते हैं। तो फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई। ठीक है, किसके द्वारा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। यह क्या है, यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है। यानी ऐसे श्रमिक जो कि असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए एक पेंशन योजना है। इससे असंगठित क्षेत्र के लगभग 42 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलने की संभावना है, ऐसी ये आई है बनकर के योजना। अब इस योजना के पात्र कौन हैं, 18 से 40 वर्ष आयु के समूह के घरेलू कामगार, स्ट्रीट वेंडर यानी जो सड़क किनारे दुकान लगाते हैं वो लोग, प्लस मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक, ईंट भट्टा मजदूर, चर्मकार, कचरा उठाने वाले, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खेतीहर मजदूर, निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर, हथकरघा मजदूर, ऑडियो वीडियो श्रमिक तथा इसी तरह के अन्य व्यवसाय में स्थान से लगने, यानी इसी तरीके के जितने भी व्यवसाय हैं उसमें जो श्रमिक होंगे उनको इसमें शामिल किया जाता है, जिनकी मासिक आय 15,000 या उससे क्या हो, कम हो। ऐसे लोग किसमें शामिल होते हैं, असंगठित क्षेत्र के इस योजना के अंतर्गत। किसमें,
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत और उनकी आयु कितनी हो, 18 से 40 वर्ष की हो। आगे ये कहता है कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति माह न्यूनतम 3,000 की निश्चित पेंशन मिलेगी। अभिदाता यानी पेंशन धारक को 60 वर्ष की जब आयु उसकी पूरी हो जाएगी तब उसे पर मंथ 3,000 रुपये मिलेंगे, ऐसी यहाँ पर इसमें प्लान की गई है। और यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता की मृत्यु हो जाती है सपोज, तो जो पेंशनग्राही है जिसको पेंशन दिया जाएगा उसके स्पाउस यानी कि उसके जीवन साथी पति या पत्नी को दिया जाएगा कितना, 50% का अमाउंट दिया जाएगा उसके स्थान पर। नेक्स्ट ये कहता है कि यह केंद्र सरकार की योजना है और इसका संचालन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है तथा भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC और कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से इसको क्या कराया जाता है, लागू कराया जाता है। CSCS कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से इसे लागू कराया जाता है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना को। तो इसको अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री श्रम योगी पेंशन योजना की तरह ही ये भी अगर हम देखें तो ये बजट जो है हमारा अंतरिम बजट जो था वो 2019-20 के अंतर्गत आई थी। यहाँ पर श्रम योगी हो गया है, यहाँ पर कर्मयोगी होना चाहिए। प्रधानमंत्री कर्मयोगी पेंशन योजना की घोषणा, इसके अनाउंसमेंट बजट 2019-20 के अंतर्गत की गई थी। यह छोटे खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों के लिए एक पेंशन योजना है। वो जो था वो स्ट्रीट वेंडर्स और मजदूर श्रमिकों के लिए था, ये छोटे व्यापारियों के लिए है, जो छोटे व्यापारी और दुकानदार हैं उनके लिए हैं। ये क्या कहता है कि कोई भी दुकानदार या खुदरा व्यापारी जो GST के तहत पंजीकृत है और जिसका सालाना कारोबार 1.5 करोड़ तक है, इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है। यानी जो GST के तहत एक तो क्या हो, पंजीकृत हो, और दूसरा उसका सालाना जो इनकम हो वो कितना हो, 1.5 करोड़, तो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। इस योजना में भी जो आयु है वो 18 से 40 वर्ष का है और इसमें सभी व्यापारी शामिल होंगे इस आयु वर्ग के। फिर ये कहता है कि पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को 3,000 रुपये मासिक दिए जाएंगे। और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी क्या है, LIC है, LIC भारतीय जीवन बीमा निगम। अब आगे आता है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की हम बात करें तो भारत सरकार ने सभी भारतीय, विशेष रूप से गरीबों, कम सुविधा प्राप्त लोगों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों और अनौपचारिक श्रमिकों के लिए 9 मई 2015 से अटल पेंशन योजना नामक एक पेंशन योजना की शुरुआत की। किनके लिए, एक तो जो गरीब हैं उनके लिए, प्लस जो कम सुविधा प्राप्त लोग हैं उनके लिए, जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उनके लिए और जो अनौपचारिक श्रमिक हैं उनके लिए। ठीक है, यह स्वैच्छिक आवधिक अंशदान आधारित पेंशन प्रणाली है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 से 5,000 तक की मासिक आय की पेंशन ले सकता है अटल पेंशन योजना के तहत। और इसमें ये कहता है कि 18 से 40 वर्ष आयु तक के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं अटल पेंशन योजना में। नेक्स्ट अगला है हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसको अगर हम देखें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 20 मई 2015 को भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रमाणन योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को मंजूरी दी गई। 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर इस योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, 15 जुलाई 2015 को जिस दिन क्या था, विश्व युवा कौशल दिवस, तो उसी दिन इसका शुभारंभ किया गया था और इस योजना को मंजूरी दी गई थी 20 मार्च 2015 को, ये आप ध्यान रखिएगा। यह युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक मुख्य योजना है। इसके तहत पाठ्यक्रमों में सुधार, बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष जोर दिया जाएगा। यानी इसके तहत क्या किया जाएगा, एक तो जो सिलेबस है, सिलेबस के अंतर्गत सुधार की जाएगी, प्लस बेहतर शिक्षण व्यवस्था और बेहतर शिक्षकों की क्या की जाएगी, इस पर व्यवस्था की जाएगी, ताकि जो युवा हैं उनको सही से क्या मिले, प्रशिक्षण मिल सके और उनका कौशल विकास हो सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के दिशा निर्देश में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा किया जाता है। किसके दिशा निर्देश में, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के दिशा निर्देश में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत मुख्य रूप से श्रम बाजार में पहली बार प्रवेश कर रहे लोगों पर जोर दिया जाएगा। जो श्रम बाजार में पहली बार आ रहे हैं उनके ऊपर ये बल देगा, जिसमें विशेष करके कक्षा 10 और कक्षा 12 के दौरान स्कूल छोड़ चुके छात्र के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री युवा योजना। इस योजना की अगर हम बात करें तो यह योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की एक पहल है, ये आप ध्यान में रखिएगा। कौन सी योजना किसके द्वारा
चलाई जा रही है, उसका पहल कौन कर रहा है या किसके द्वारा वो क्रियान्वित है, ये ज़रूर ध्यान में रखा करिए, और उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्रधानमंत्री युवा योजना को कौन क्रियान्वित कर रहा है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ये आगे कहता है कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ के माध्यम से, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ के माध्यम से उच्च शिक्षा के 2200 संस्थान, 300 स्कूल और 500 ITIs और 50 उद्यमिता विकास केंद्र प्रधानमंत्री युवा योजना के अधीन शामिल किए गए हैं। और यह योजना सूचना और संरक्षक नेटवर्क, क्रेडिट इनक्यूबेटर और एक्सेलरेटर तक आसान पहुंच और युवाओं के लिए एक मार्ग का सृजन करने में सहायता प्रदान करेगी। ये एक हायर स्टडीज़ के लिए ये योजना बनाई गई है, प्रधानमंत्री युवा योजना। फिर प्रधानमंत्री युवा योजना में उद्यमशीलता शिक्षा सिखाने की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रक्रिया में शामिल है। यानी इसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों प्रकार से युवाओं को क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा हायर स्टडीज़ के लिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि यह योजना ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री रोजगार योजना के विलय के पश्चात 15 अगस्त वर्ष 2008 से प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए की क्रेडिट सीमा निर्धारित है। ठीक है, यानी विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपए की क्रेडिट और सेवा क्षेत्र में 10 लाख की क्रेडिट की इसमें सीमा निर्धारित है। और इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र के सामान्य एवं विशेष अभ्यर्थियों के लिए सब्सिडी क्रमशः 15% व 25% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 25 व 35% है। इसको आप समझिए। इसमें कहता है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो विनिर्माण क्षेत्र में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनको 25 लाख रुपए और 10 लाख रुपए तक की क्रेडिट सीमा उनको मिल सकती है। अगर वो विनिर्माण क्षेत्र में जाना चाहें तो उन्हें 25 लाख मिल सकता है क्रेडिट, और अगर सेवा क्षेत्र में जाएंगे तो 10 लाख। लेकिन अब इस पर सब्सिडी, जो ब्याज की जो सब्सिडी होती है, अगर हम इसकी बात करें तो अगर कोई अभ्यर्थी जो है वो शहरी क्षेत्र का है, शहरी क्षेत्र का अगर सामान्य अभ्यर्थी हैं, ठीक है, शहरी क्षेत्र का अगर सामान्य अभ्यर्थी है तो उसको 15% की सब्सिडी मिलेगी ब्याज में, और विशेष अभ्यर्थी है तो उसे 25% की सब्सिडी मिलेगी। और ग्रामीण क्षेत्र का अगर सामान्य अभ्यर्थी है तो उसे 25% की सब्सिडी मिलेगी, और अगर विशेष अभ्यर्थी है तो उसे 35% की सब्सिडी मिलेगी। ऐसी बात की जा रही है। यह कार्यक्रम एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना होगी जिसका प्रबंधन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। बेसिकली ये MSME को क्या करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए है। MSME का विकास करने के लिए ये सारी स्कीम्स आई हैं। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्र में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग तथा शहरी क्षेत्र में जिला उद्योग केंद्र द्वारा होता है। यानी गाँवों में इसका क्रियान्वयन कौन करता है? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, और शहरों में कौन करता है? जिला उद्योग केंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम, मनरेगा। ठीक है, मनरेगा आप सभी जानते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2016 को आंध्र प्रदेश से की गई थी, जिसको हम पहले क्या बोलते थे? नरेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा के रूप में इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से की गई थी। फिर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया, यानी कि मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, मनरेगा कर दिया गया। यह कानूनी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वैसे सभी वयस्क सदस्यों को जो अकुशल श्रम के लिए तैयार हैं 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। यानी कि जिनके पास कोई कौशल नहीं है, ऐसे श्रम के लिए अगर वो तैयार होते हैं तो 100 दिनों के लिए उन्हें रोजगार देने की ये बात करता है मनरेगा योजना ऐसे लोगों को। ठीक है, और इसमें क्या है कि अगर वो सूखा प्रभावित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र से है तो उन्हें 100 की जगह पर 150 दिन का काम मिलेगा, यानी 150 दिनों का काम मिलेगा, 150 दिनों का रोजगार मिलेगा। फिर अगर हम बात करें तो इसमें मनरेगा में जो लाभार्थी हैं उनमें कम से कम 33% क्या होनी चाहिए? महिलाएं होनी चाहिए, ये कहता है। उसके बाद इसका जो क्रियान्वयन है वो ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है, और रोजगार पाने के लिए इसमें आवेदन के 15 दिनों के अंदर रोजगार दिया जाएगा तथा यह रोजगार श्रमिक के निवास स्थान से 5 किलोमीटर के भीतर उपलब्ध होगा। यानी आप जिस दिन आवेदन करेंगे उसके 15 दिनों के अंदर आपको रोजगार दिया जाएगा, और आपके जहां निवास स्थान है उसके 5 किलोमीटर के एरिया में ही। आगे कहता है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा काम के बदले अनाज योजना
का इसमें क्या कर दिया गया है, विलय कर दिया गया है, मिक्सअप कर दिया गया है। फिर मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना के विकास से संबंधित क्षेत्रों जैसे जल संभरण, गांव में सड़क निर्माण इत्यादि के रोजगार प्रदान किए जाते हैं, यानी गड्ढा खोदने, सड़क वगैरह ये सारी चीज़ों को लेकर के रोजगार दिए जाते हैं मनरेगा के अंतर्गत। असंगठित क्षेत्र का है, अकुशल श्रम है, तो इसमें इसी प्रकार के रोजगार मिलते हैं लोगों को। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आगे हमारा नेक्स्ट कार्यक्रम है, इसको हम देखें तो 1 जून 2020 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरी वालों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि नामक योजना की शुरुआत की गई थी। किसके लिए? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो सड़क किनारे फेरी लगाते हैं उन सब के लिए ये स्टार्ट की गई है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, या आप इसको कह सकते हैं प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं, इसके दो नाम हैं, एक प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि या फिर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जो भी आप कहिए। तो इसका कब शुरुआत किया गया? 1 जून 2020 को। किसके द्वारा? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। ये छोटे दुकानदार और स्ट्रीट वेंडर इसमें शामिल हैं। इस योजना के तहत दुकानदार और छोटे कारोबारी विक्रेता 10,000 तक का कार्यशील पूंजी ऋण ले सकते हैं। इस योजना के तहत प्राप्त पूंजी को चुकाने के लिए 1 वर्ष दिया जाएगा, यानी 10,000 रुपये का अमाउंट वो ऋण के रूप में ले सकते हैं, जिसको उन्हें 1 वर्ष में चुकाना है किस्तों के रूप में। कर्ज का समय पर या उससे पहले भुगतान करने पर 7% की ब्याज में क्या दी जाएगी? सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि छूट दी जाएगी। जो आपका ब्याज का रेट है, अगर आप उसका समय पर भुगतान करते हैं तो आपको 7% की सब्सिडी दी जाएगी, छूट दी जाएगी। यदि कर्जदार किस्तों का भुगतान समय पर या समय से पहले कर देता है तो मंत्रालय क्या करता है? उनका विश्वसनीयता सूचकांक तैयार करेगा और जिसके आधार पर उनको 20,000 या उससे अधिक का भी सावधिक ऋण प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, अगर आप टाइमली ऋण चुका देते हैं तो। फिर कहता है कि इस योजना के लिए सरकार द्वारा 5,000 करोड़ की राशि मंजूर की गई है, ताकि लोगों को क्या दिया जा सके? ऋण दिया जा सके उनके कारोबार को चलाने के लिए। आगे कहता है कि इसके तहत जो ऋण मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? एक तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से, दूसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से, लघु वित्तीय बैंकों से, सहकारी बैंकों से, गैर वित्तीय कंपनियों से या सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों से। ठीक है, इन सभी से क्या मिलता है? ऋण मिलता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कहाँ कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से, लघु वित्तीय बैंकों से, सहकारी बैंकों से, गैर वित्तीय कंपनियों से, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं से और स्वयं सहायता समूहों से प्रदान किया जाता है क्या? ऋण। नेक्स्ट है हमारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इसको अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2020 को व्यापक रोजगार सृजन ग्रामीण सार्वजनिक कार्य सर्जन अभियान गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान का प्रारंभ 2020 को किया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को सशक्त बनाना और नए अवसर प्रदान करना है जहां विनाशकारी कोविड-19 से प्रभावित प्रवासी श्रमिक बड़ी संख्या में वापस लौट चुके हैं। यानी कि जब कोविड आया तो प्रवासी श्रमिक जो कि अन्य राज्यों में जाकर के काम करते थे, जब वो लौट करके अपने अपने क्षेत्र में आ गए तो जहाँ पर ज़्यादा अधिकता है जिसकी, वहाँ पर उनको क्या करना है? उनकी आजीविका को सशक्त बनाना है, उनकी आजीविका को सुलभ करना है। आगे ये कहता है कि कोविड-19 के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस अभियान का शुभारंभ 20 जून 2020 को ग्राम तेरिहार, ब्लॉक बेलदौर, जिला खगड़िया, बिहार से किया गया। यानी कि ये योजना जो है उसका प्रारंभ कहाँ से किया गया? बिहार से किया गया। और बिहार के किस गांव से? तेरिहार गांव से। ब्लॉक पूछ ले तो बेलदौर, जिला खगड़िया। कब किया गया? 20 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। आगे देखते हैं, यह अभियान बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंतर्गत किया जाएगा और इन 6 राज्यों के 116 जिलों में चलाया गया। ठीक है, यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 6 राज्यों के 116 जिलों में ये अभियान चलाया गया था। और इन 116 जिलों में अगर हम देखें तो बिहार के 32 जिले, उत्तर प्रदेश के 31 जिले, मध्य प्रदेश के 24 जिले, राजस्थान के 22 जिले, उड़ीसा के 4 और झारखंड के 3 जिले शामिल थे। आगे ये कहता है कि केंद्र सरकार के 12 मंत्रालय की
विभिन्न योजनाओं के तालमेल से इसका क्रियान्वयन निचले स्तर तक किया गया, यानी कि बहुत लो लेवल से जा कर के इस कार्यान्वयन को चलाया गया था, इस अभियान को। फिर ये कहता है कि इस यह अभियान 125 दिनों तक चला था, जिसके अंतर्गत प्रमुख रूप से 25 कार्य चिन्हित किए गए थे। ठीक है। सितंबर 2020 तक की जानकारी के अनुसार इस योजना के अंतर्गत कुल 27,21,17,240 कार्य दिवस का रोजगार सृजित किया गया था। यानी जो वर्किंग डेज होते हैं, कितने वर्किंग डेज का रोजगार सृजन किया गया? 27,21,17,240 वर्किंग डेज का रोजगार सृजन किया गया था सितंबर 2020 तक के आंकड़ों को अगर हम देखें तो। किसके द्वारा? गरीब कल्याण रोजगार अभियान के द्वारा। किन के लिए चलाया गया था? प्रवासी श्रमिकों के लिए, जो कि कोविड-19 के टाइम में अपने अपने घरों को लौट आए थे। जहाँ पर इनकी संख्या ज़्यादा थी वहाँ पर ये ज़्यादा रूप से शुरुआत की गए थे। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये सारी चीज़ों को देखा, बेरोजगारी से संबंधित जो भी आंकड़े हमारे पास थे उनको देखा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने किन किन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया। तो सबसे पहले हमने ओकुन के नियम को डिस्कस किया, फिर गरीबी सूचकांक जो कि ओकुन के द्वारा ही दिया गया था, इसकी अवधारणा, उसको हमने देखा। फिर श्रम आपूर्ति और श्रम बल में क्या अंतर है ये हमने समझा। देन हमने नौकरी विहीन समृद्धि यानी कि रोजगार विहीन समृद्धि, जॉबलेस ग्रोथ को हमने देखा। फिर बेरोजगारी के आधार क्या क्या हो सकते हैं, बेसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसको देखा। उसके बाद हमने डिस्कस किया किसके ऊपर? विश्व रोजगार सामाजिक दृष्टिकोण प्रवृत्ति 2021, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक ट्रेंड 2021 के ऊपर। फिर हमने डिस्कस किया किसके ऊपर? प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के ऊपर। देन हमने डिस्कस किया प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के ऊपर। फिर हमने अटल पेंशन योजना को देखा। फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ऊपर चर्चा किया। प्रधानमंत्री युवा योजना को हमने देखा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को हमने देखा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को हमने देखा। उसके बाद हमने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को देखा। ठीक है। फिर गरीब कल्याण रोजगार अभियान के ऊपर हमने डिस्कस किया। तो इस प्रकार से हमने बेरोजगारी से रिलेटेड इसके दूसरे पार्ट में, जो बेरोजगारी का दूसरा सेक्शन है, उसमें हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स को क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पर पॉइंट मैंने यहाँ पर थंबनेल में लगाए हुए हैं आप देख सकते हैं, इन सभी के ऊपर डिटेल हमने डिस्कस किया है। जो कार्यक्रम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, योजनाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएंगी, प्री मेंस कहीं पर भी काम आएंगी। ये सारे डेटाज आप डाल सकते हैं कभी भी कहीं पर भी। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो क्लास को आप शेयर किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।